नमस्कार, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। वक्त हो चला है सवाल 10 बजे का। अपने इस खास शो में आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट की। मिडिल ईस्ट और अमेरिका, इजराइल और ईरान की। मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर खड़ा है और इस बार चिंगारी ऐसी भड़की जिसने पूरी दुनिया की धड़कनें तेज कर दी। अमेरिका इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई। एक ऐसा घटनाक्रम जिसने क्षेत्रीय तनाव को वैश्विक टकराव की दहलीज पर ला खड़ा किया है। तेहरान से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक कूटनीतिक हलचल तेज है इस वक्त। रूस की बात की जाए तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का सबसे शर्मनाक उल्लंघन बताया है। यानी जो हमला, जो ऑपरेशन इजराइल और अमेरिका की तरफ से ईरान के लिए किया गया, जिसमें खामनेई की मौत हुई, उस पर रूसी राष्ट्रपति का यह बयान सामने आया है। साफ तौर से उन्होंने कह दिया है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का शर्मनाक उल्लंघन है। पुतिन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद को भेजे शोक संदेश में इस हमले की कड़ी निंदा भी की है। उधर रूस के बाद जो हमेशा से चीन की अगर हम बात करें, जो ईरान के साथ रहता है, उसने भी तीखा रुख अपनाया है और तीखा रुख अपनाते हुए इसे संयुक्त राष्ट्र चार्टर के सिद्धांतों के खिलाफ बताया है। चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने साफ कहा कि किसी संप्रभु राष्ट्र के सर्वोच्च नेता की हत्या स्वीकार नहीं की जा सकती। अब सवाल पड़ा है, क्या यह टकराव सिर्फ इजराइल और ईरान तक सीमित रहेगा या फिर महाशक्तियों की खुली बयानबाजी इसे एक बड़े वैश्विक संघर्ष में बदल देगी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में आपात बैठक की मांग हो चुकी है। रूस और चीन ने संकेत दे दिए कि वो इस मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर जोर शोर से उठाएंगे, क्योंकि ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये उस तनाव की तस्वीर है, उस हमले की तस्वीर है जो इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर कर रहा है। और ईरान मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। और मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, ये तस्वीर देखिए आप, एक के बाद एक लगातार हमले जो हैं वो किए जा रहे हैं और उस हमले का परिणाम क्या है? हर जगह धुआं ही धुआं नजर आ रहा है। ये देखिए, लगातार बॉम्बिंग की जा रही है और अब अमेरिका ने B-2 बॉम्बर भी उतारा है, जो एक के बाद एक कई हमले करके जो ईरान के क्षेत्र थे उन पर हमला किया जा रहा है। इसीलिए मिडिल ईस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर तनाव की स्थिति है। ईरान हो, इजराइल हो या लेबनान सीमा, फारस की खाड़ियां, साथ ही साथ सीरिया, हर जगह इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर हमला कर रहा है। साथ ही साथ ईरान भी झुकने को तैयार नहीं है, ईरान भी पलटवार कर रहा है। लेकिन एक तरफ खामनेई की मौत हुई है तो चीख पुकार मची हुई है पूरे देश में। मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए, मिडिल ईस्ट इस वक्त कांपता हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि ईरान जो है वो लगातार वार कर रहा है। अब इसमें रूस और चीन भी उतर चुके हैं, उनकी तरफ से भी बयान सामने आया है। और अगर ये खुले तौर पर मैदान में सामने आते हैं तो किस तरह का संकट रहेगा, ये किसी से छिपा नहीं है। सबसे पहले वैश्विक तेल संकट देखने को मिलेगा। चीन करीब 20 से 30%, अगर पूरे वर्ल्ड की बात की जाए तो करीब 30% जो है तेल का निर्यात ईरान की तरफ से किया जाता है बाकी देशों में। चीन सबसे ज्यादा बड़ा खरीदार है ईरान का तेल के मामले में। वैश्विक तेल संकट के अलावा शेयर बाजार की अगर बात की जाए तो शेयर बाजार में भी गिरावट देखने को मिली है। और मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी वॉर भी देखने को मिल रही है।
हिजबुल्लाह एक्टिव है। इसके अलावा साइबर अटैक का भी खतरा है। यानी एक स्थिति तो साफ है कि महाशक्तियों का यह सीधा सीधा टकराव देखने को मिलेगा। किसने क्या कहा है वो भी आप समझ लीजिए। रूस की हम बात कर रहे हैं। पुतिन साहब ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि अनैतिक हत्या है, अंतरराष्ट्रीय कानून का सीधा सीधा उल्लंघन है। और वहीं चीन भी पीछे नहीं। चीन ने भी इस हमले की निंदा की है और साफ तौर से कहा गया कि यह संप्रभुता पर हमला है, यूएन सिद्धांतों के खिलाफ यह हमला है। अमेरिका क्या कह रहा है? यानी चीन और रूस जो है, रशिया जो है, वो एक तरफ ईरान के साथ खड़ा है। उसने इस हमले की निंदा की है, संप्रभुता पर हमला बताया है, अनैतिक हत्या कहा है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका ने भी कहा है कि यह रणनीतिक कार्रवाई है, यह अनैतिक हत्या नहीं है, यह रणनीतिक कार्रवाई है। दूसरी तरफ इजराइल भी क्या कह रहा है? इजराइल कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सर्वोपरि है। लेकिन खामनेई की मौत से जो आग भड़की है वो बुझने का नाम नहीं ले रही है। अमेरिका इजराइल के हमले से मिडिल ईस्ट में भूचाल है। पुतिन साहब कह रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चीन कह रहा है कि यूएन चार्टर के खिलाफ कार्रवाई है। यूएनएससी में आपात बैठक की मांग है। और इसी के साथ क्या वाकई क्षेत्रीय युद्ध अब विश्व युद्ध बनता हुआ नजर आएगा? तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सबका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ डॉक्टर वीएन झा, कैप्टन रक्षा विशेषज्ञ के दौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। हमारे साथ मल्लिका पांडे, विदेश मामलों की जानकार हैं, मल्लिका जी भी हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत स्वागत है मल्लिका जी। सबसे पहले वीएन झा सर आपका रुख करना चाहूंगा और समझना चाहूंगा कि देखिए तीसरा दिन है आज, और तीसरे दिन अभी भी जो आग, जो चिंगारी, जो गोला बारूद, जो वार पलटवार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कैसे अब तीसरे दिन इस युद्ध का आकलन आप करते हुए नजर आ रहे हैं? आशीष जी नमस्कार, और आपके सारे दर्शकों को भी मेरा अभिवादन। देखिए, आपने कहा तीसरा दिन है, मैं कह रहा हूं तीसरा ही दिन है। क्योंकि जब किसी बारूद के ढेर में चिंगारी आप या कोई भी लगाता है तो फिर उसके बाद एक्सप्लोजन कैसे होगा, कहाँ कहाँ होगा और कितने ढेरों को वो नुकसान करेगा, ये कोई नहीं जानता है। इसका प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है। तो आज तीसरा ही दिन है और इस तीसरे ही दिन में हमने बहुत सारे रिपरकशंस देखे हैं। ये रिपरकशंस ईरान में हुआ है और ये रिपरकशंस पूरे मिडिल ईस्ट में हुआ है। मिडिल ईस्ट में तो आप जैसे मान लीजिए एक चिंगारी सी फैल रही है। अमेरिकी बेस आज के दिन में लगभग 27 अमेरिकी बेसेस जो हैं वो मिडिल ईस्ट के एरिया में हैं, जो कि ईरान के टारगेट पे शायद जरूर आएगा। क्योंकि ईरान आज एक कहते हैं ना कॉर्नर टू द वॉल। तो जब आप किसी को ऐसे पुश करते हैं जहां पे कि उसको सांस लेने की जगह नहीं मिलती है, जहां उसको अपना हाथ पैर चलाने का कोई मौका नहीं मिलता, तो फिर वही बात आती है, मरता क्या ना करता। तो इसीलिए ईरान आज के दिन में जो भी एक्शन ले रहा है वही मरता क्या ना करता की स्थिति है। लेकिन वो अपना वर्चस्व कम से कम दिखावे में खोना नहीं चाहता है, क्योंकि जब उसके ऊपर में हमला हुआ है उसके जमीन पे, तो वो दूसरों को, खास करके अमेरिका और इस्राएली इंटरेस्ट को जहां भी क्षति पहुंचा सकता है वहां पहुंचाएगा। और यही हमने देखा कि बहरीन में जब 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर जब तबाह हो गया, पूरे धू धू जलने लगा, चाहे फिर वो कतर का हो, कुवैत, यूएई, इराक, जॉर्डन, सऊदी, ये सब आज के दिन में जल रहे हैं और बहुतों पे अटैक हुआ है। और ये अटैक सिर्फ दिखावे का नहीं है जो कि पिछली साल में हुआ था। इस अटैक में हिट टू किल, हिट टू डिस्ट्रॉय, ये उन्होंने ऑब्जेक्टिव रखा है और इसी तरह से हुआ है। हालांकि बहुत सारे मिसाइल जो हैं वो मार गिराए गए थे, उसको इंटरसेप्ट कर लिया गया था, लेकिन जो भी पहुंचा है उससे क्षति काफी हुई है। एक और चीज, नया चीज आया हुआ है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ये आज के दिन में सुरक्षित नहीं रह गया है। एक शिप, टैंकर ऑलरेडी वहां पे जल रहा है
और उसके आसपास में जो अभी लीक बिल्कुल, होगा और उसको उस लेकर ईरान ने कह भी दिया है कि वहां से जो है वो शिप्स वहां से जाएंगी नहीं। ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैसेजेस वहां से आ रहे हैं। आप भूषण सर, आपका रुख करना चाहूंगा। अभी आप तीसरे दिन किस तरह से इस युद्ध का आकलन करते हैं, और साथ ही साथ चीन और रशिया का स्टैंड को लेकर आप क्या कहेंगे? आशीष जी धन्यवाद। देखिए, ये तो अभी जब तक चलेगा, हफ्ता हो, 2 हफ्ते हो, महीना हो, जब तक चलेगा, जब तक ईरान की रिटेलिएशन की, फायरिंग की, हिटिंग की कैपेबिलिटी है। असला अस्त्र उनके पास है। असला तो उनके पास काफी स्टॉक किया हुआ है कई महीनों से, ईरान, चाइना से, रशिया से, नॉर्थ कोरिया से। अभी भी हालांकि ये घेराबंदी हो चुकी है ईरान की, उसके बावजूद सीक्रेट रूट से आता रहता है। चाहे वो मर्चेंट वेसल्स हों, अभी तो रॉकेट रॉकेट लॉन्च रॉकेट पाउडर आया है 1000 टन, रिसेंटली आया है। वो एक कैमोफ्लेज तरीके से आया है, मर्चेंट शिप में आया है, तो केमिकल दिया जा रहा है, तो वो चीज चलेगी। सवाल ये है कि जैसे हम सोचते थे यूएसए और इसराइल इतनी भारी शक्तियां हैं, ईरान को दबा देंगी, ये तो वही चीज सोचते थे हम कि रशिया है, इतनी बड़ी शक्ति है, यूक्रेन को 3 हफ्ते हफ्ते में, 10 दिन में, 2 हफ्ते में, महीने में दबा देगी, और 4 साल हो गए हैं। तो ये चीज लग रही है ऐसा, क्योंकि ईरान जो है, सपोर्ट मिल रहा है इसको, ईरान को बहुत शिया कम्युनिटीज से। क्या हमें नहीं पता था इतनी, खमैनी की इतनी फॉलोइंग थी ऑल ओवर अरेबिक वर्ल्ड, हाँ, इतना सपोर्ट उनको मिल रहा है हाँ, हर जगह से, तो हाँ, इनसे इनका मोरल ईरान का हाई है। और सेकंड चीज क्या हो रही है कि जो आपको तो पता ही है, अभी शिया और सुन्नी के बीच में जो खाई है गहराती जा रही है। क्यों? काफी समय से सऊदी, जो समझता है अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा हम हैं, अब तो ईरान खड़ा हो रहा है। हाँ, देखिए, सेक्रीफाइस जब आदमी करता है तभी तो आगे उठता है। हाँ, सेक्रीफाइस कर रहा है ईरान, और हाँ, खड़ा हो रहा है सामने, हाँ, यूएसए के सामने। हाँ, साख बढ़ती जा रही है। हाँ, ईरान पे अटैक कराने के पीछे भी सऊदी का भी एक प्रॉम्प्टिंग था, इसराइल का था सर, ही, कहा जा यूएसए रहा का। है, ये कहा जा रहा है कि रिपोर्ट है शायद अमेरिका की तरफ से ही, किसी अखबार का नाम भूल रहा हूं, कि प्रेशर किया गया उधर से, बार बार कहा जा रहा हाँ, है कि आप हमला हाँ, करिए। हाँ, हाँ, क्यों? उनको डर है हाँ, कि ईरान जो है हाँ, तकड़ा हो गया तो कल को हम लॉन्ग टर्म के लिए हमें खतरा है। इसराइल की तो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है ही, तो सऊदी वगैरह को भी है। तो ये बड़ी, और इसमें टर्की चुप बैठा हुआ है। क्यों? हाँ, टर्की सोच रहा है भाई ईरान गिर जाए तो हम मुस्लिम वर्ल्ड के खलीफा बन जाए। हाँ, तो ये पूरा जो अटैक हुआ है, हाँ, कहने के लिए कुछ कह दें कि आप तो लोगों को दबा रहे हैं, हाँ, कुछ ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वो अलग बातें हैं। मेन चीज तो क्या है, एक तो ऑयल का है, हाँ, इसलिए अटैक हुआ है। हाँ, दूसरा किस लिए है कि ये सऊदी और इजराइल जो पार्टनर्स है यूएसए के, हाँ, उनके शय पे हुआ है। और हाँ, तीसरा क्या है कि मिडिल ईस्ट का पूरा वर्चस्व, और दुनिया में भी पूरा वर्चस्व, अमेरिका का एक छत्र राज इस्टेब्लिश हो, इससे पहले चीन ज्यादा मजबूत हो पाए, ये मौका है, मौका दिया है इजराइल, ईरान ने मौका दिया है। मैं तो यहाँ तक सुना है कि जो जिनेवा में और कतार में एक नेगोशिएशन हो रही थी, आशीष जी, उस नेगोशिएशन में झुक रहा था ईरान, हाँ, करने संभलने को तैयार था। हाँ, उसके बावजूद भी ट्रम्प चाहते नहीं थे। क्यों? वो दिखाना चाहते हैं भाई हम जो है, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, तो ये कुछ भी कर ट्रंप सकते हैं, नहीं मैंने अटैक चाहते कर थे, सकते। या शायद इसराइल हाँ, इसराइल नहीं चाहता था, या सऊदी की इजराइल शायद दोनों। तरफ से था, वो नहीं चाहते थे। अब तो वो, मुझे लगता है खामनी के साथ वो चीजें भी एक तरह से शहीद ही हो गई है। मल्लिका पांडे हमारे साथ बनी हुई है। मल्लिका जी, दो आंखें हमें प्रभु ने दी हैं, ईश्वर ने दी हैं, तीसरी आंख आपकी मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि विदेश मामलों के तौर पर आपकी तीसरी आंख क्या कहती है कि किस तरह की उथल पुथल, किस तरह के बड़े चेंजेस इस वक्त और आने वाले समय में देखेंगे? देखिए, आज आशीष जी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगले 72 आवर्स हमारे लिए बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं। जो यूएस और इज़राइल डेफिनिटली माइट में बहुत ज़्यादा है ईरान से, पर देखिए ईरान कहीं भी हमें झुकते हुए नज़र नहीं आ रहा है। हम्म, ईरान ने अपनी पिछली 12 डे वॉर से जो एनालिसिस कहती है वो ये सीखा है हम्म, कि इस बार आप देखिए, हमें लग रहा था कि 40 कमांडर्स उनके मारे गए हैं, उनके मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मारे गए, खामेनी मारे गए, उनके हेड ऑफ स्टेट और स्पिरिचुअल लीडर मारे गए। हम्म, बट उन्होंने सिस्टम अपना इतना स्ट्रांग किया था आशीष जी, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं हाइड्रा से। हाइड्रा का आप जब एक सर काटते हैं तो दूसरा सर उग जाता है। हम्म, तो वो वही चीज हम देख रहे हैं कि यहाँ भी हो रही है कि पावर सेंटर में मारा गया है यूएस और इजराइल के द्वारा ईरान को। बट तब भी इनका जो रिजीम है आशीष जी, वो हमें समझने की बहुत जरूरत है कि वो हम्म, बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वो बहुत रेजिलियंट है। हम्म, देखिए आईआरजीसी और एनएसए जो उनके हैं लारी जानी,
कंटिन्यूअसली कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, पूरे प्रोसेस फॉलो किए जा रहे हैं और वैसे ही स्ट्राइक्स किए जा रहे हैं। हाँ जो एक चीज गलती ईरान ने की है आशीष जी, वो मैं पॉइंट आउट करूंगी। जी। जो गल्फ स्टेट्स थे वो कभी भी इनके अगेंस्ट नहीं थे। इनफैक्ट हम पहले देख रहे थे कि काफी जो जितने भी गल्फ स्टेट्स थे उन्होंने अमेरिका को एयर बेसिस यूज करने से मना कर दिया था। हाँ चाहे वो यूएई हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो ओमान हो, सबने मना कर दिया था कि आप हमारे एयर स्पेसेस नहीं यूज करेंगे। हाँ बट ईरान ने ये गलती की कि ईरान ने वहीं केवल मिलिट्री नहीं, बकायदा सिविल टारगेट्स कर दिए दुबई वगैरह में। हाँ। तो जो ये कंट्रीज उसके खिलाफ ओपनली नहीं आ रही थी, अब उनकी मजबूरी ये है मलिका जी, ये कि वो यही आग तो जी। अमेरिका ने लगाई कि इन लोगों ने अगर एयरबेस देने से मना किया तो अमेरिका ने ये आग लगाई। आप समझिए कि उन्होंने कहा कि ठीक है आप नहीं करोगे, इजराइल से हम हमला करवा देंगे। अमेरिका तो वैसे भी दूर है, नजदीक बच्चे ये लोग, तो उन लोगों ने उन पर हमला कर दिया। मेन काम तो इसमें अमेरिका ही करता हुआ नजर आया। मलिका जी बिल्कुल आशीष जी, अमेरिका ने इसमें, अमेरिका की तो आदत ही है, हाँ आदत सी हो गई है। मुझको एक होता है ना आशीष जी, उसको यही आदत हो गई है कि वो जंग छेड़ते हैं और वहां से कन्वीनियंटली निकल जाते हैं। देखिए इराक में उन्होंने ऐसे ही किया, वेनेजुला में उन्होंने ऐसे ही किया। तो उनकी ये आदत हो गई है कि माइट इज राइट प्रूव करके वो कन्वीनियंटली वहां से निकल जाते हैं और जो कंट्रीज हैं उनको सिविल वॉर पर छोड़ जाते हैं। अभी यहाँ पर अगेन कमिंग बैक टू कि ईरान की क्या गलती रही कि इन गल्फ स्टेट्स को उसने डायरेक्टली सिविल टारगेट उसमें हिट कर दिया। और माइंड यू आशीष जी, जितनी भी गल्फ स्टेट्स थे वो इसराइल के कभी भी सपोर्टर नहीं रहे हैं, वो हमेशा इसराइल के अगेंस्ट ही रहे हैं। बट अब सिचुएशन ऐसा सच हो गई है कि उनको कहीं ना कहीं इसराइल के साथ रैली करना पड़ रहा है। तो ये काफी एक कंफ्यूजन का स्टेट है आशीष जी। काफी देखने 72 आवर्स लाइक आई सेड अगेन बहुत क्रिटिकल होने वाले हैं कि जहां सर चाइना जो और मलिका रशिया जी इसमें इशारा पिक्चर कर रही है, जो मलिका जी कहना चाह रही हैं, मैं उसको बहुत छोटे में अगर समझूं तो ये कह रही हैं कि किया किसी और ने, भुगत कोई और रहा है, और जो भुगत रहा है उसको भुगताने वाला ये नहीं समझ पाया कि आग किसने लगाई। लेकिन ऑप्शन भी क्या था, वो वहीं तक ही जा सकते हैं, उनके पास वहां तक जाने का ऑप्शन नहीं है ना सर। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और मल्लिका जी भी लगभग ठीक ही कह रही हैं कि कुछ लोग अलग होते जा रहे हैं ईरान से। लेकिन इसका एक और पहलू है जो हम लोग शायद इग्नोर, अनदेखी कर रहे हैं जी कि लोग उसी से जुड़ते हैं जिसके पास में शक्ति होती है। राइट। आज के दिन में ईरान जो है वो शक्तिहीन लगभग होने जा रहा है। बेशक वो अटैक कर रहा है लेकिन वो शक्तिहीन होता जा रहा है। तो कहते हैं ना कि जब कोई शिप डूबने लगता है तो सबसे पहले चूहे वहां से भागते हैं। तो ये जो चीजें हैं आज के दिन में जितने लोग अगेंस्ट हो रहे हैं ईरान के, उसमें ये भी एक कारण है क्योंकि अब वो ईरान में अपना भविष्य नहीं देख पा रहे हैं। क्योंकि ईरान जो है वो डूबने जा रहा है, लेकिन डूबने से पहले वो दूसरों को भी डुबाना चाहता है। और इसीलिए जितने अटैक हुए हैं 27 सेंटर्स पे, सेंटर याद रखिए ये दूसरे कंट्रीज नहीं है, दीज आर द नेशंस वेयर द अमेरिकन इंटरेस्ट आर बीइंग हिट प्राइमरीली। लेकिन कुछ मिसाइल्स, कुछ ड्रोन्स अपने टारगेट से हटके भी गिर रहे हैं, या कुछ को हवा में मार दिया जा रहा है, वो किसी और सिविलियन टारगेट्स पे गिर रहे हैं। लेकिन इंटेंशनली मोस्टली जो अमेरिकन इंटरेस्ट है इन देशों में उसको हिट किया जा रहा है, और वो 27 की संख्या उसकी है। अब दूसरी बात जो कहा था कि अगर आयतुल्लाह चला गया तो ये खत्म हो जाएगा, नहीं, ये इस्लाम में ऐसा नहीं होता है। हमने ये हमास में देख लिया था। खालिद मशाल मारा गया, हानिया आ गया, हानिया मारा गया, याहिया सिनवार आ गया। हिजबुल्लाह में देखा था, मुसावी मारा गया, नसरुल्लाह आ गया, नसरुल्लाह मारा गया, कोई और आ गया। तो ये एक चेन ऑफ कमांड उसमें चलती है, चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो, अलकायदा हो, आईसिस हो, तालिबान हो, सबों में लगभग यही हमने देखा हुआ है। यूएसए ने तो बगदादी को मारा, कुरैशी को मारा, अबू यूसुफ को मारा, खदीजा को मारा, सब समझा कि आईसिस खत्म हो गया, नहीं हुआ। मुगाबी को मारा, ओसामा बिन लादेन को मारा, जवाहरी को मारा, समझा कि अलकायदा खत्म हो गया। इस वॉर का कोई अंत नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं। भूषण सर, जो झा साहब कह रहे हैं कि ये एक जाएगा, दूसरा आएगा, दूसरा जाएगा, तीसरा आएगा, तीसरा जाएगा, चौथा आएगा, यानी कोई ना कोई तो टेक ओवर करेगा ही करेगा। ऐसे में अब उस बयान को मैं जरा समझना चाह रहा हूं जिसमें प्रिवेंटिव शब्द का इस्तेमाल किया गया था, तो क्या ये वाकई प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी या रिजीम चेंज ऑपरेशन था? ना तो ये प्रिवेंटिव स्ट्राइक थी। हाँ। कहने के लिए तो प्रिवेंटिव ये कहने की बातें हैं। हाँ। ये कहने की बातें, अभी पिछले बाइट में मैंने यही आपसे जिक्र किया।
ईरान के ऊपर अटैक करना लाजमी था। एक्सक्यूज आप कुछ भी दे दो, अरे आपका तो शर्ट का बटन खुला हुआ था, इस टाइप की बातें हो रही हैं। आप रिज्यूम चेंज करने वाले कौन होते हो भाई? कौन है आप 4,000 कितने हजार 10,000 किलोमीटर दूर बैठे हैं, आप यहाँ ये काम क्यों कर रहे हैं? और रिस्पेक्टेड विदेश मामलों के एक्सपर्ट ने बताया कि ये तो अब्राहमिक अकॉर्ड में जो 2-3 साल से था, बीच में ठंडा पड़ गया, सऊदी, बहरीन, जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, ये सब मिले हुए हैं इजराइल के साथ। और दूसरी बात आशीष जी, अगर मैं मैं कुछ सोना चोरी कर लेता हूं, माल चोरी कर लेता हूं और मैं आपको दे देता हूं, तो पुलिस मुझे पकड़ने आएगी और आपको भी पकड़ लेगी। भाई आपने चोरी का माल आपको मिल गया आपके पास। तो ये नहीं हो सकता है कि शय तो दे रहे हैं यूएई, बेसिस दे के अमेरिका को, जो आपने बात भी कही मैं समझता हूं, सऊदी, ठीक है, और कतार शायद देर ये अफसोस है ओमान नहीं दे रहा है। ओमान तो मीडिएटर था, ओमान तो बड़ी हाईली न्यूट्रल कंट्री है, विदेशी मामलों की जानकार बताएंगे अच्छे से। तो मैं कह रहा हूं उनके भी कर दिया, पर बात वही है कि वो ईरान चाहता है इस वॉर को रुकवाने के लिए इसका स्कोप बढ़ा दो, और 150 टैंकर फंसे हुए हैं, ये भी स्कोप बढ़ाने का काम है। अभी तो फंसे हुए हैं, क्यों फंसे ही रहेंगे? क्यों फंसेंगे? क्योंकि वो तो बाहर है, उसके अंदर जाने के लिए खतरा है। और अमेरिका से भी हर हमारे टैंकर भी होंगे, भाई वेट करो, आगे पीछे मत आओ, कुछ भी हो जाए। जब पूरा ट्रेड रुक गया है, 110 डॉलर बैरल ऑयल हो गया है, तो क्या चाहता है ईरान कि इसका दायरा बढ़ाया जाए, तभी दुनिया के लोग प्रेशर डालेंगे अमेरिका पे, रुको। अब एक बात और पूछी थी आपने, पिछली बार जवाब नहीं दे पाया मैं, कि रूस और चीन कितने हद तक इसमें कूदते हैं। देखिए उसमें क्या है, मेरी समझ में डायरेक्टली तो कूदेगा नहीं। यूक्रेन के अंदर भी असला तो आया है यूरोप से, असला तो आया है यूएसए से, लिमिटेड सोल्जर्स आए हैं, सोल्जर्स की जरूरत भी नहीं। अभी भी जो इनके पास मिसाइल्स हैं ईरान के पास, अगर वो चीन से आती हैं, अगर वो अमेरिका से आती हैं, तो उनके ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। मतलब चाइनीज ऑपरेटर हो या रशियन ऑपरेटर हो, वो यूज कर सकता है बैकग्राउंड में, तो इतना ऑब्वियस होगा नहीं, वो काम भी हो जाएगा। क्योंकि बात ये है, रूस और चीन के पास ही मौका मिला है ना कि रूस अमेरिका को यहां फंसा दो लंबे टाइम के लिए, ताकि चीन अपना काम ताइवान के ऊपर जो कल करना है, ताकत कमजोर करो अमेरिका की। एक छत्र राज जो अमेरिका का है ईरान पे तो हो सकता है, गल्फ पे हो सकता है, पर रूस और चीन के ऊपर नहीं हो सकता है। उनको भी पता है टाइम इज रनिंग आउट फॉर देम, उन्होंने कुछ एक्शन लेना है, लिया उन्होंने, ये लंबा खींचेगा ये। और दूसरी बात आप कह रहे हैं ना कि बड़ा अच्छा बताया इन्होंने, मुझे रावण के सिर से ना एक सिर काटो दूसरा सिर आ जाता था, इन्होंने हाइड्रा बोला, ऑक्टोपस हाइड्रा जो बोला याद। तो मैं क्या कह रहा हूं, पर खाली बंदा और आ जाए गद्दी पे, वो इनफ नहीं है। इनफ ये है कि असली लड़ने के लिए क्षमता खत्म कब होगी? अगर वो रिप्लेनिशमेंट होता है, कंट्रोल भी चाहिए, कमांड कंट्रोल भी चाहिए, संरचना भी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन भी चाहिए, तो नया बंदा तो आ जाए, कंफ्यूजन ना हो। पर ये असला कितना मिलता रहता है, उस पर निर्भर करता है युद्ध कितना लंबा खींचे। बिल्कुल। आप मल्लिका जी देखिए, रूस और चाइना का भी हम जिक्र कर रहे हैं, अब सवाल तो ये भी उठेगा ही कि अगर ये लोग साथ थे और मार असलहे और तमाम चीजें दी थी, तो वो इतनी कामयाब क्यों नहीं हो पाए? वैश्विक स्तर पर अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, तो क्या ये वक्त हो चुका है कि अब, या फिर अमेरिका एक उदाहरण के तौर पर पेश कर रहा है इसके जरिए कि आने वाले समय में वो जहां चाहे, जैसे चाहे, वैसे गुंडागर्दी करके चीजें चेंज कर सकता है वो? देखिए आशीष जी, हमने पिछले साल ही देखा कि काफी ज्यादा वेनेजुला में अमेरिका ने क्या किया, यहाँ पर ग्रीनलैंड में अमेरिका ने क्या किया, ग्रीनलैंड वगैरह तो इसके दोस्त थे, नेटो का पार्ट थे, उसके साथ क्या किया। यहाँ पर बार बार ट्रम्प, देखिए एक बिजनेसमैन है, वो अपनी जितने भी आर्म्स एंड एम्यूनिशन है, आप देखिए ग्रीनलैंड में जब उन्होंने ऐसा किया तो नेटो ज्यादा हथियार खरीदने लग गया अमेरिका से। अभी भी आप देखिए कि ट्रम्प बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह सोच रहे हैं। जितनी भी ये गल्फ स्टेट्स है, अब इस वॉर के बाद वो क्या करेंगे, वो अमेरिका से फिर से एम्यूनिशंस खरीदेंगी। तो ये आशीष जी कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है, क्योंकि वो हेड ऑफ स्टेट एक बिजनेसमैन है। ये हमें सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट जो आपने बोला, रशिया और चाइना, देखिए चाइना कभी भी डायरेक्ट वॉर में नहीं इन्वॉल्व होगा यूएस के अगेंस्ट में, वो डेफिनेटली प्रॉक्सीज यूज करेंगे। और नई वॉर फ्रंट तो ऑलरेडी खुल रही है, देखिए हुतीज ने, हिजबुल्ला ने स्टार्ट कर दिए हैं अपने अटैक्स ऑलरेडी इजराइल पर। तो हम देख रहे हैं कि नया वॉर फ्रंट तो खुल ही रहा है। बाकी बचता है रशिया। रशिया देखिए कभी भी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि रशिया खुद ही यूक्रेन के साथ अभी इन्वॉल्व है एक फाइट में। इवन तो हमने देखा कि पिछले साल काफी ड्रोन्स ईरान ने उनको सप्लाई किए थे यूक्रेन वॉर के अगेंस्ट,
रशिया और चाइना दोनों डेफिनेटली पब्लिक फोरम में कंडेम कर रहे हैं, बट एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होंगे। चाइना तो स्पेसिफिकली कभी भी एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं होगा इस चीज में। आप देखिए वेनेजुला में भी लास्ट डेलीगेशन कौन गया था? चाइनीज डेलीगेशन मिलने गया था मादुरो से, बट क्या हुआ? वहां भी चाइना कभी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हुआ, तो यहाँ भी नहीं होगा। उनका है ही नहीं ये फॉरेन पॉलिसी जहां वो एक दूसरे को सीधे डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन करें यूएस के साथ। तो आशीष जी, ये एक काफी कंफ्यूजन वाला सिस्टम है अभी जो चल रहा है। और जैसे सर ने भी बोला कि रशिया और चाइना इन्वॉल्व नहीं होंगे, मुझे भी लगता है कि डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होंगे रशिया और चाइना। ठीक है मैम, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, चर्चा जारी रहेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव होगी।